हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हालचाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरी वीडियो का एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो देखिए जो है सेट नंबर 6 हम करा रहे थे, जिसमें का प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 हो चुका है। प्रश्न नंबर 3 का क भी हो चुका है। प्रश्न नंबर 3 का ख देखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 का ख सेट नंबर 6 का, ठीक है। ये दूसरी वीडियो, अगर पहली वीडियो नहीं देखे तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में वीडियो सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। एथेनॉल के क्या करना है, निर्जलीकरण करना, ठीक है। निर्जलीकरण यानी कि उसमें से जल को निकालना है और उसी की क्रियाविधि को समझाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये देखिए एथेनॉल होता है, ठीक ना। CH3 CH2 और OH, ये एथेनॉल है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सांद्र H2SO4 और किसकी उपस्थिति है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति है और 443 केल्विन ताप है, टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पर जब इसका से रिएक्ट कराया जाता है तो ये क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एथीन बनता है। क्या बनता है आपका, एथीन बनता है। प्लस में H2O, ये डायरेक्ट रिएक्शन है, ठीक है। ये रिएक्शन है आपका, ये डायरेक्टली वाला रिएक्शन है, यानी कि यहाँ से इसकी उपस्थिति में ये क्रिया किया तो ये आपका डायरेक्ट एथीन और H2O बाहर। यहाँ पर निर्जलीकरण मतलब डायरेक्टली निर्जलीकरण है। उसके बाद क्रियाविधि को समझाना है, तो क्रियाविधि नीचे हम लिखे हैं। तो क्रियाविधि देखिए, क्रिया विधि में स्टेप 3 स्टेप होते हैं। स्टेप वन में आपका एल्कोहल बनता है। स्टेप 1 में क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। स्टेप 2 में कार्बोकैटायन देता है और स्टेप 3 में आपका क्या बनता है, एथिन, तब जाके ये वाला एथिन बनता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अभी हम देखिए आपको समझाएंगे कि यहाँ पर देखिए CH3 CH2 और ये OH है ना। O पर क्या होता है, 2 लोन पेयर होता है। कितना लोन पेयर होता है, O पर 2 लोन पेयर होता है। तो यहाँ पर 1 लोन पेयर, यहाँ पर 1 लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग ये जो एसिड है, एसिड की उपस्थिति में जब हम लोग क्रिया कराते हैं, एसिड का मतलब ही होता है H+, ठीक ना। H+ का मतलब है कि कोई एसिड यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर H+ है, एसिड है, ठीक है। H+ कहाँ अटैक करेगा, ये लोन पेयर पर अटैक करेगा। जब इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इस पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए CH3 CH2O है और ये हाइड्रोजन जुड़ा है और एक हाइड्रोजन था इस पर। जब ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। इसको लिखेंगे प्रोटीनीकृत एल्कोहल, ठीक ना। ये क्या है, प्रोटोनोकृत, ठीक ना। तो ये देखिए प्रोटॉन है, क्या है ये, प्रोटॉन। यह पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन। अब देखिए स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 आपका ये है कि जो आपका प्रोटोनोकृत एल्कोहल है उसको हम लोग क्या, इसमें से H2O निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है ना। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज को हम न्यूट्रल करेंगे। जब यहाँ से बांड उठाएगा तब ये न्यूट्रल होगा। तो यहाँ से बांड उठाया और ये H2O बन जाएगा। 2 H है और एक ऑक्सीजन, तो H2O बन गया। तो H2O बाहर निकल गया। अब उसके बाद देखिए जब ये बांड उठाया यहाँ से तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये आपका पॉजिटिव चार्ज। इसी को बोलेंगे कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे इसको, कार्बोकैटायन इसको बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ तक बढ़िया समझ में है। यहाँ तक इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन बोलेंगे। उसके बाद देखिए स्टेप 3 में कार्बोकैटायन को लेकर चलते हैं। जब देखिए ये कार्बोकैटायन आपका है, कार्बोकैटायन को अब देखिए क्या करेंगे, कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन में से एक हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित होगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो यही वाला जो यहाँ का बांड होगा, जब जो हाइड्रोजन छोड़कर गया रहेगा यहाँ पर, वही वाला बांड यहाँ पर लगेगा तो ये न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। ये कार्बन क्या होगा, जो कार्बोकैटायन था ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिन हो जाएगा। यही आपका था क्रियाविधि किसका, एथेनॉल का, ठीक ना। इस दिन का निर्जलीकरण भी हो गया और क्रियाविधि भी देख लिए, दोनों हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि फेलिंग विलियन तथा सिर्फ अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट कीजिए। तो फेलिंग विलियन द्वारा देखिए यहाँ पर हम लिखे नहीं है फेलिंग विलियन, ये क्या है आपका फेलिंग विलियन है, ठीक है। पहला वाला फेलिंग विलियन से एल्डिहाइड को हम लोग कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है
ये देखिए आपका एल्डिहाइड है, RCH। तो हम बताए थे आपको जहाँ पर भी CHO आता है वहाँ पर आपका एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। और यहाँ पर देखिए CuO अगर है, कार्बन ऑक्साइड है, तो ये क्या आपका फेलिंग विलयन कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं, तो आपस में रिएक्ट होकर के क्या बनाते हैं, यहाँ पर देखिए दो दो CuO दो अणु लिए गए हैं। ठीक है। फेलिंग विलयन के कितने अणु? दो अणु। तो ये क्या बनेगा? Cu2O बन गया, Cu2O बना। और ये क्या? लाल अवक्षेप। कैसा पीपीटी बनेगा? लाल रेड पीपीटी बनेगा। और यहाँ पर RCOOH, ये किसका सिंबल होता है? ये एसिड का होता है। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक ना। एल्डिहाइड से क्या बनेगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कीटोन से जब हम लोग रिएक्ट करते हैं इसको, कीटोन से, तो RCOR, इसका क्या फार्मूला होता है? RCOR होता है। तो ये कीटोन है। अब फेलिंग विलियन CuO होता है। CuO जो फेलिंग विलियन होता है वो कीटोन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिखे हैं नो रिएक्शन, यानी कि कोई क्रिया नहीं करेगा। जो फेलिंग विलियन होता है वो याद रखिएगा, फेलिंग विलियन कीटोन के साथ कभी भी अभिक्रिया नहीं करता है। यहाँ तक याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर देखिए दूसरा आपका है सिर्फ अभिकर्मक है, तो एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक के साथ। तो यहाँ पर देखिए भिन्नता को स्पष्ट करना है। ठीक ना। भिन्नता हम कैसे भी स्पष्ट करते हैं, यहाँ पर लिख कर भी स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक ना। यहाँ पर फार्मूला से भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो आपका जो मन करे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड सिर्फ अभिकर्मक के साथ गुलाबी रंग उत्पन्न करते हैं। ठीक ना। जो एल्डिहाइड होते हैं वो सिर्फ अभिकर्मक के साथ क्या करते हैं? गुलाबी रंग उत्पन्न करते हैं। जबकि कीटोन में यह गुण नहीं पाया जाता। जो कीटोन होता है उसमें यह गुण नहीं पाया जाता कि वो किसी प्रकार का रंग उत्पन्न करे। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ये क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर ग था, प्रश्न नंबर 3 का ग था, ये आपका क्या हुआ? ये कंप्लीट हुआ। ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका पूछा है कि प्रश्न नंबर 3 का घ है, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए तथा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में विभेद लिखिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। इसके लिए आप लोग मॉडल पेपर जाए कि देखिए, और 2025 का प्रश्न नंबर 7 का ख देखिए। कौन सा प्रश्न नंबर 7 का ख देखिए, इसको हम अभी आपको दिखा देंगे। ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मॉडल पेपर का ये प्रश्न नंबर 7 का ख है। तो यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक ना। इसका सिंबल भी हम लिखे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक ना। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक ना। यह एक जैव अणु है। क्या है? यह एक जैव अणु है जिसमें आमतौर पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु का अनुपात जो होता है 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1 होता है। जैसा कि पानी में होता है। जल आप देखिए ना, H2O होता है उसका सूत्र, उसी प्रकार से सूत्र बनता है, उसमें कार्बन भी लगा रहता है। तो इसलिए इसका सामान्य सूत्र देखिए, इसका सामान्य सूत्र CmH2H2O। देखिए यहाँ पर H2O लगा, यहाँ पर देखिए आपका कोष्टक के बाहर n लगा। ठीक ना। n संख्या हो सकती है कुछ भी, और ये कार्बन की संख्या कुछ भी हो सकती है। ठीक ना। होता है जहाँ पर यम और यन भिन्न हो सकते हैं। ठीक ना। यम और यन क्या हो सकते हैं? भिन्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पूछा था, आपको हम बता दिए। अब आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका, इसमें देखिए क्या पूछा है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में विभेद कीजिए, यानी कि अंतर बताना। तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज फ्रक्टोज हम लिख लिए हैं। ग्लूकोज क्या होता है? यह अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। जो ग्लूकोज होता है यह अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। फ्रक्टोज इसे फलों की चीनी के नाम से जाना जाता है। इसे फलों की चीनी के नाम से जाना जाता है। यह 6 सदस्यीय वलय है। यह क्या है? 6 सदस्यीय वलय है। और ये इसमें दूसरा है, यह 5 सदस्यीय वलय, इसमें 5 ही कार्बन क्या करते हैं? रिंग बनाते हैं। ठीक है। और इसमें 6 सदस्य, 6 कार्बन क्या होते हैं? रिंग बनाते हैं। यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। यह शरीर के लिए क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है। यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। यह मस्तिष्क यानी कि दिमाग में और मांसपेशियों के लिए क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह कम वसा का उत्पादन करता है। ये वसा जो होते हैं, जो आपकी चर्बी होती है, उसका क्या करता है? कम उत्पादन करता है। यह अधिक वसा का उत्पादन करता है, यानी कि जो आपका फ्रक्टोज है वह ज़्यादा चर्बी का उत्पादन करता है, यानी कि वसा का उत्पादन करता है। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया ना। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है। तो प्रश्न नंबर 4 देखिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए तथा
10.6 ग्राम यूरिया मोलर द्रव्यमान जिसका दिया है 60 ग्राम, ठीक है, कि 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन की क्वथनांक की गणना कीजिए। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स तथा जल का क्वथनांक जो है 373.15 केल्विन है, ठीक ना। मोलल उन्नयन स्थिरांक पहले परिभाषित कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने में उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, यानी वृद्धि कहें चाहे उन्नयन कहें, ठीक है, बात एक ही है, वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। इसे हम लोग केबी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। मोलल उन्नयन स्थिरांक को किससे व्यक्त करते हैं? केबी से व्यक्त करते हैं। विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने में उसके क्वथनांक पर होने वाली वृद्धि को हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक करते हैं, इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में हम लोग देखिए क्या क्या दिया। अभी हम लोग अंशाल में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो प्रश्न नंबर 4, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखे हैं। यहाँ पर देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। 0.6 है, ठीक ना, 0.6 है वो 60 0.6 ग्राम यूरिया मोलर द्रव्यमान जिसका दिया है 60 है। और यहाँ पर देखिए डेल्टा टीबी ये फार्मूला होता है आपका। देखिए डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू यम होता है। क्या होता है? केबी इंटू यम। यम क्या आपके मोललता है। मोललता क्या होती है आपकी? यम स्मॉल डब्लू बटे में कैपिटल डब्लू गुणे में ये द्रव्यमान है गुणे में 1000, इसके ऊपर गुणे में 1000 लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए फार्मूला बनता है आपका। देखिए ये डेल्टा टीबी बराबर हम जाने कि केबी बराबर निकालना, ठीक है। तो केबी बराबर नहीं निकालना, इस पर डेल्टा टीबी बराबर निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहा है कि जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना दिया था? जल का क्वथनांक, तो जलीय विलयन के क्वथनांक का क्या करना है? गणना करना है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा टीबी बराबर आपका जो फार्मूला यहाँ पर लगा, ये फार्मूला रख देना है। इसी फार्मूले पर सबका मान रखना है। तो यहाँ पर दिया क्या है? देखिए केबी बराबर कितना दिया यहाँ पर देखिए आपका देखिए केबी बराबर दिया 0.52। यहाँ पर ये केबी बराबर है। उन्नयन स्थिरांक दिया मोलल उन्नयन स्थिरांक, यही केबी बराबर होता है। अभी हम बताएं आपको। और ये देखिए आपका जो स्मॉल डब्लू का मान दिया है, जो सबसे कम मान रहेगा ग्राम में, वो स्मॉल डब्लू का मान 0.6 ग्राम ही स्मॉल डब्लू का मान है। मोलर द्रव्यमान यम का मान दिया है 60, ठीक ना। 100 ग्राम कैपिटल डब्लू का मान दिया है। सब मान को क्या करना है? रख लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम मान को रख देंगे यहाँ पर मान रखेंगे। देखिए केबी का मान रखें 0.52 गुणे में ये स्मॉल डब्लू का मान 0.6 गुणे 1000 और बटे में 100 जो आपका है डब्लू का मान है कैपिटल, और ये 60 एम का मान है, ठीक है। सबका मान रखें। सबका मान रखने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए दशमलव से दशमलव कटा 3 जीरो से, ठीक है। 1 जीरो से 1 दशमलव, 2 जीरो से ये 2 अंक पर दशमलव था, ये दशमलव कट गए सब के सब। अब देखिए यहाँ पर बचा 52 गुणे 6 बटे में 100 बटे में 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या 6 से 6 कर रहा है, 0 बचा तो 0 इसमें मल्टीप्लाई कर लिया तो 1000 हो गया। 1000 हो गया। अब 1000 से इसमें भाग करेंगे तो अभी कितना आएगा आपका? देखिए डेल्टा टीबी बराबर कितना आ जाएगा? 0.052 आ जाएगा। तो ये अभी आपका आंसर नहीं है। आंसर आपका पूछा क्या है? देखिए पूछा है आपका कि जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना करना है, ठीक ना। और जल का मोलल स्थिरांक भी इतना दिया। अब यहाँ पर क्वथनांक का मान भी इतना दिया है, जल का क्वथनांक दिया इतना। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला अब हम आपको बताएंगे। यहाँ पर विलयन का क्वथनांक बराबर होता है विलेय का क्वथनांक प्लस विलायक का क्वथनांक, ठीक ना। इसको विलेय बना लें, विलेय का क्वथनांक प्लस विलायक का क्वथनांक। अब देखिए यहाँ पर विलयन का क्वथनांक निकालना है। तो यहाँ पर विलेय का क्वथनांक जितना दिया है, देखिए यहाँ पर कितना दिया है। यहाँ पर देखिए जल का क्वथनांक, यानी कि ये विलायक का क्वथनांक है। किसका क्वथनांक है? ये विलायक का। जल क्या है इसमें? विलायक है। जल का क्वथनांक दिया है, यानी विलायक का क्वथनांक दिया है। तो विलायक का क्वथनांक 373.15। विलेय का क्वथनांक अभी हम निकाले 0.052। तो यहाँ पर दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक ना। विलयन का क्वथनांक निकल जाएगा। दोनों को जब जोड़ेंगे 373.202 केल्विन आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एकदम राइट वाला आंसर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 यानी ख पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 के ख पर। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 4 के ख पर क्या है? कह रहा है कि वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। कोलराउस नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसके अनुप्रयोग को लिखिए, ठीक ना।
वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर। तो यहाँ पर अंतर देख लेते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल, ये देखिए, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक ना। जो आपका वैद्युत रासायनिक सेल होता है क्या करता है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और वैद्युत अपघटनी सेल जो है, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ठीक एकदम विपरीत है। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में। इसमें देखिए दूसरा पॉइंट है कि इसमें दो अलग अलग विलेनों में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, जिन्हें हम लोग लवण या सेतु द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक ना। जिन्हें लवण सेतु द्वारा जोड़ा जाता है। और इसमें देखिए, इसमें दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही विलेन में डुबोया जाता है तथा 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 लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होती है, इसमें सेतु यानी कि जो बंधा होता है, पुल टाइप ऐसे बंधा होता है, ठीक है। आप लोग फिगर देखे होंगे, तो उसमें देखिए लवण सेतु द्वारा इसकी इसमें आवश्यकता नहीं होती है, इसमें आवश्यकता होती है। और तीसरा है, इसमें सेल में होने वाली रिडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होती है। जो आपका वैद्युत रासायनिक सेल है, इसमें क्या, सेल में होने वाली रिडॉक्स अभिक्रिया जो होती है, इसमें स्वतः होती है। इसमें सेल में होने वाली रिडॉक्स अभिक्रिया अस्वतः होती है। क्या होती है, इसमें अस्वतः होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ लिए। अब हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। में क्या पूछा है, इसमें देखिए आगे पूछा है, देखिए वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर हो गया ना। कोलराउस नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसके अनुप्रयोग को लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कोलराउस का नियम, ये पहले भी कोलराउस का नियम आ चुका है, लेकिन हम इसको एक बार फिर से लिख लिए। तो यहाँ पर देखिए, अनंत तन्यता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, ठीक है। देखिए इसको समझिएगा, अनंत तन्यता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये है अनंत तन्यता इसका, ठीक है। अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, ये आपकी क्या है, मोलर चालकता है, ठीक ना। ये लैम्बडा यम आपको दर्शा रहा है, ये मोलर चालकता है। और ये अनंत है, ये लैम्बडा मोलर चालकता है, ठीक है। इसके धनायन, ये देखिए धनायन है, और ये देखिए आपका ऋणायन है, ठीक है। ये क्या है, आपका धनायन है और ये ऋणायन है। अब देखिए मोलर चालकताओं के योग के बराबर, इसके मोलर चालकताओं की क्या होती है, योग के बराबर होती है। लैम्बडा एम इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट है। लैम्बडा लैम्बडा इसको बोलेंगे लैम्बडा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, लैम्बडा बोलेंगे। और इसको लैम्बडा बोलते हैं, इसको लैम्बडा बोलते हैं, इसको लैम्बडा बोलते हैं, ठीक है। लैम्बडा इनफाइनाइट यम NaCl, और लैम्बडा इनफाइनाइट यम Na+ है, और ये Cl- है, ठीक है। तो इन दोनों के योग के बराबर होती है आपकी मोलर चालकता, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया ना। अनंत तनुता पर, अनंत तनुता यही है, ठीक है। अनुप्रयोग अब हम लोग देखते हैं अनुप्रयोग, जो वियोजन की कोटि के लिए जो अनुप्रयोग किया जाता है, उसका हम लोग देखते हैं। किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलरता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। इतना ही लिखेंगे ना, तब भी आपका बहुत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लैम्बडा, इसको बोलेंगे अल्फा, ठीक है ना। अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, λCm, और ये लैम्बडा इनफाइनाइट यम, ठीक है। तो ये फार्मूला, इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 का ग है, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि को परिभाषित कीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। तो अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि के लिए आप लोग कौन सा देखेंगे, सेट नंबर 2 देखेंगे, 347 GA का प्रश्न नंबर 4 ख देखिए, ठीक ना, 4 का ख। अभी हम इसको दिखा दे रहे हैं। तो ये रहा आपकी अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर। देखिए अभिक्रिया कोटि, इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसको जो अभिक्रिया कोटि है, इसे हम लोग किससे ज्ञात करते हैं, प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। और अभिक्रिया की आणविकता देखिए, इसे क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक ना। इसे किसे, क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। दूसरा है, किसी अभिक्रिया की कोटि शून्य, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक भी हो सकती है। और देखिए आणविकता शून्य, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक नहीं होती है। उसके बाद तीसरी पॉइंट है, कोटि सरल व जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रिया का ज्ञात किया जा सकता है, ठीक ना, कि अभिक्रिया का ज्ञात किया जा सकता है। उसके बाद देखिए आणविकता केवल सरल तथा
प्रारंभिक अभिक्रिया का ज्ञात किया जा सकता है। जो आणविकता से क्या किया जाता है, केवल सरल तथा प्रारंभिक अभिक्रिया का ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कोटि में यह एक प्रायोगिक मान होता है। जो आपकी कोटि होती है, एक प्रायोगिक मान होती है, यह एक सैद्धांतिक मान होता है। ठीक ना, जो आणविकता होती है क्या होती है, एक सैद्धांतिक मान होता है। चौथा पॉइंट है, यह एक प्रायोगिक मान होता है। इस ये तो हो चुका। प्रश्न नंबर पॉइंट नंबर 5 है कि कोटि अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक अणुओं सांद्रता के बीच संबंध बताता है। और ये देखिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताता है। जो आपकी आणविकता होती है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को ये बताता है। तो ये आपका अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर था, हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसमें और पूछा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इस स्थिरांक की समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो यहाँ देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, माना कोई अभिकारक ए उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए है, ये क्या कर रहा है, ये एक उत्पाद में बन रहा है। किसके टेम्परेचर, केल्विन के। ये के एक आपका मान लीजिए नियतांक है। ठीक है, यहाँ पर उत्पाद बन रहा है, ए क्या बन रहा है, एक उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद तब किसी समय टी पर क्रिया की दर, तब उस पर क्या हो जाएगा, क्रिया की दर किस समय में, टी की। तो यहाँ पर देखिए टी पर क्रिया की दर तो क्या हो जाएगा, ये आपका जब इसको हम लोग अवकलन करेंगे डी, ये क्या हो जाएगा, डी ए अपान में डी टी, डी ए कोष्टक में डी ए अपान में डी टी, और ये प्रपोर्शनल यानी कि समानुपाती। तो ये किसके है, ए के अनुपाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जब ये मार्क हटेगा, यानी कि ये जो प्रपोर्शनल का चिन्ह है ये हटेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका के आ जाएगा। ठीक ना, क्या एक नियतांक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ए कोष्टक में ये डी ए अपान में डी टी इक्वल टू के, और ये कोष्टक में ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, यदि ए मोलर सांद्रण ए है, जो कैपिटल ए है इसका मोलर सांद्रण क्या स्मॉल ए हो जाता है, तब किसी समय टी पर इसका सांद्रण ए माइनस एक्स होगा। ठीक ना, क्या होगा, ए माइनस यक्स होगा। यक्स ए क्या है आपका, जो ये 100 मानते हैं वो होता है। एक्स जो होता है आपकी प्रतिशतता होती है, जो प्रथम कोटि की प्रतिशत में मान आता है ना, 20% है, 80% है, 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ऐसे होता है, वो एक्स होता है। ठीक है, मोलर सांद्रण शेष रह गया हो तो अब आपका कैसे बनेगा, देखिए डी एक्स अपान डी टी इक्वल टू के, और ये ए के जगह पर आपका ए माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक ना, जो ए आया था ये वाला, इसके जगह पर ए माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको इधर उधर करेंगे तो देखिए ये डी टी है इधर चला जाएगा, और ये वाला इधर आ जाएगा। तो ये देखिए 1 डी एक्स डी ए माइनस एक्स हो जाएगा, और ये डी एक्स इधर है, डी एक्स इधर यहीं पर लिखा हुआ है, बराबर में के है, और डी टी को इधर कर दी तो के डी टी हो जाएगा। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए समाकलन का चिन्ह लगा है, 1 ए माइनस एक्स डी एक्स, और के बाहर है क्योंकि ये क्या है, एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर समाकलन का चिन्ह डी टी है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जब ये ऊपर जाता है तो माइनस में होता है, क्योंकि जब समाकलन हम करते हैं 1 ए माइनस यक्स का समाकलन करते हैं तो कितना आता है, माइनस में लाग ए माइनस यक्स आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका समाकलन करेंगे तो इतना आता है। तो यहाँ पर देखिए डी टी का समाकलन क्या आता है, टी आता है, तो के टी हो गया। ठीक ना, टी आता है, जैसे डी एक्स का समाकलन करेंगे तो यक्स आएगा, और डी टी का समाकलन करेंगे तो टी आएगा, तो के और टी हो जाएगा। के टी प्लस में सी क्या है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक ना, प्लस में सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और ये समीकरण नंबर 1 हो गया, जहाँ सी समाकलन नियतांक है। कांस्टेंट का मतलब वही है नियतांक। ठीक है, जहाँ पर सी क्या है, एक समाकलन नियतांक है। यदि टी बराबर 0 तब ए माइनस यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर ए माइनस यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर जब हम टी बराबर 0 ले लेंगे, टी बराबर 0 जब लेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब माइनस लॉग ए था, समीकरण एक यही था ना, माइनस लॉग ए माइनस एक्स, और ये के टी प्लस में सी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ए है, और यहाँ पर जो हम लोग ए माइनस एक्स की जगह पर ए रखे हैं, तो यहाँ पर ए आएगा इसकी जगह पर, बराबर में के, और यहाँ पर टी की जगह पर 0 रखेंगे। यहाँ पर देखिए टी बराबर 0, तो के इंटू 0 प्लस में सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये सी बचेगा, तो सी को इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, तो सी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ए बचेगा, माइनस लॉग ए बचेगा। ठीक है, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखेंगे इसका मान,
सी का मान इस समीकरण एक में इसी में रखेंगे, ठीक है। तो सी का मान जब समीकरण एक में रखेंगे तो माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर में के टी माइनस क्या हो जाएगा, लॉग ई के पावर ए, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ई के पावर यहाँ पर बेस में ई लगा सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ठीक है, बेस में ई ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग इधर लेकर चलेंगे, नहीं तो इसको इधर लेकर आइए, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए, ये बेस में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस ए माइनस यक्स, ठीक ना, बराबर में के टी है। अब देखिए ये जब होता है इस प्रकार से लॉग यम माइनस लॉग यन, तो माइनस देखिए लॉग ए है, लॉग ए माइनस यक्स है, तो इसको लॉग यम मानिए लॉग यन मानिए, तो ये फार्मूला बनता है लॉग यम बटे यन। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ये लॉग हो जाएगा लॉग बेस ई, और ए बटे में ए माइनस यक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बटे में ए माइनस यक्स हो गया, बराबर में के टी है तो के टी रहेगा, ठीक है। अब के टी इधर लेकर जाइए, इसको इधर लेकर आइए, तो यहाँ पर देखिए लॉग ई ए अपन ए माइनस एक्स वही है, ठीक है, बस इधर उधर चेंज हुआ है। उसके बाद देखिए के बराबर जब निकालेंगे तो टी इधर गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा, तो 1/t हो जाएगा, लॉग ई ए अपान में ए माइनस यक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ई को 10 में बदलने पर, जब ई है ई को हम लोग जब 10 में बदलेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2.303 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ ये लॉग ई था, लॉग बेस 10 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर चेंज हो गया, लॉग ई किस में चेंज हो गया, 10 में चेंज हो गया, तो यहाँ पर मान किसका रखेगा, 2.303 रखेंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फार्मूला आपका तैयार। इसकी इकाई जो होती है सेकेंड इनवर्स होती है, इसकी इकाई क्या होती है, सेकेंड इनवर्स होती है। अब देखिए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का घ। प्रश्न नंबर 4 का घ देखिए क्या है, पहला पूछा है एल यू ओ एच का 3 है, ठीक ना, एल यू ओ एच का 3 है की अपेक्षा एल ए ओ एच का 3 अधिक क्षारी क्यों होता है, ठीक ना। तो ये अधिक क्षारी क्यों है, अभी इसको हम लोग देखते हैं। एल यू ओ एच 3 की अपेक्षा एल ए ओ एच 3 ज़्यादा क्षारी होता है क्योंकि लैंथेनाइड जो आपका एल ए है, लैंथेनाइड आकुंचन के कारण अपने वाले कारण पहले वाले अर्थात यल यू की तुलना में ज़्यादा ससंयोजी लक्षण वाला होता है। इसमें ओ एच आयन की मुक्ति होती है, ठीक ना, और यल यू ओ एच 3 ज़्यादा कठिन है तथा यल ए ओ एच का 3 थ्राइस की अपेक्षा कम क्षारीय है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ लीजिएगा, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा फिर से, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए दूसरी पॉइंट इसमें पूछा है प्रश्न में घ में, दूसरा है संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण तथा रंगीन आयनों के बनने पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अनुचुंबकीय लक्षण देखिए, ज्यादातर संक्रमण तत्वों में अनुचुंबकीय गुण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी आयन की अनुचुंबकीय प्रकृति उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर किसी आयन में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह अनुचुंबकीय होगा, ठीक है। बात समझ में आई। जैसे आप लोग ऐसे खाना बना कर भरते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, अगर वह उसमें एक कोई सिंगल रह जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय बोलते हैं, अनुचुंबकीय गुण हो जाता है। उसके बाद देखिए रंगीन आयनों का निर्माण, तो यहाँ पर देखिए रंगीन आयनों का निर्माण है जब किसी नमूने पर दृश्यमान रोशनी डाली जाती है तो इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा से ज़्यादा ऊर्जा की तरफ बढ़ते हैं। इस वजह से तरंगदैर्घ्य या रंग के प्रकाश का अवशोषण होता है। इसके बाद रोशनी का बाकी हिस्सा आसानी से आगे बढ़ जाता है, ठीक ना। आखिर में देखिए संचरित प्रकाश का पूरक रंग अवशोषित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को रंगीन आयनों का निर्माण होता है, ठीक ना। इसी प्रक्रिया से रंगीन आयनों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये आपका रंगीन आयनों का निर्माण कैसे होता है ये भी हम बता दिए, और अनुचुंबकीय लक्षण कैसे प्रदर्शित होता है ये भी हम बता दिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। और देखिए आज की वीडियो जो यहीं तक रहेगी क्योंकि आज की वीडियो मजे की लंबी हो चुकी है, मैं जानता हूँ, ठीक ना। तो थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और पीडीएफ लेने के लिए आप लोग ना भूले, पीडीएफ ले लीजिए, ठीक ना, ताकि आप लोग का जो 60-70% नंबर बन रहे हैं उसमें आप कमी न करें भाई। देखिए 100 रुपये के लिए आप लोग पीछे मत हटो, 100 रुपये के लिए अगर पीछे हटोगे तो ये 12th है, 12th बार बार नहीं होगा। अगर 50-60% आएगा तब भी उतना ही लेकर सब्र करना पड़ेगा। अगर 80-70-80% 85% चाहते हैं तो पीडीएफ ले करके आप लोग पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। मेरा आपसे निवेदन है। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।